औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एवरीवन इनटू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एमडी कैट ई कैट। और बच्चों, आज की क्लास में हम फेडरल की पंजाब की जो टेक्स्ट बुक है उसके बैक पर दिए हुए एमसीक्यूज को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो मुश्किल तरीन एमसीक्यूज माने जाते हैं। आइए उनको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। पूरा चैप्टर में हमने जो गैस के टॉपिक्स थे उनको कंप्लीट कर लिया था और उनके ही ये एमसीक्यूज है हमारे पास। पहला एमसीक्यू बेटा हमारे पास, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट एट व्हाट टेम्परेचर the volume of gas will become twice of what it is at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसकी हमने प्रैक्टिस की थी पहले इन तरह के सवालों की। हम कहते हैं सर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सर फॉर्मूला होता है हमारे पास कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर किस में? टेम्परेचर केल्विन में जब होगा तब। तो आइए जरा यहां देखते हैं कि हमें टेम्परेचर दिया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या करोगे बेटा आप इसमें 273 प्लस कर दोगे। जब आप इसमें 273 प्लस करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? सर सिंपल है, 0 में अगर हम प्लस करेंगे तो आंसर 273 रहेगा। अनाबिया, मरियम, आप लोग सब जवाब लिख रहे हो, एक्सीलेंट। तो ये हो गया बेटा आपके पास 273 केल्विन। अब 273 को डबल करो, चूंकि वॉल्यूम को डबल करने की बात कर रहा है ना। जब वॉल्यूम को डबल करने की बात करेगा तो आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये भी डबल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा हमारे पास 546 केल्विन। तो अब यहां पर कंफ्यूज करने के लिए बेटा आप लोगों को 576 केल्विन भी दिया हुआ है और 576 सेंटीग्रेड भी दिया हुआ है। तो मेरे स्टूडेंट बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और ऑप्शन नंबर सी पर वो फौरन आंसर लगाएंगे कि सर हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। ये समझ में आया बेटा पहला सवाल? क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है? एक्सीलेंट। इसमें कोई अगर चीज समझ में नहीं आ रही तो पूछिएगा बेटा। ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 डीएम क्यूब ऑफ वाटर। अब देखो हमारे पास एवोगैड्रो पढ़ा था ना हमने, और एवोगैड्रो को क्या कहा था हमने? सर एवोगैड्रो को कहा था हमने कि सर एवोगैड्रो नंबर का मतलब है 1 मोल विल कंटेन 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो अगर मैं यहां पर इसको लिखता हूं कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, तो 1 मोल के लिए क्या हो जाता है बेटा? 6.0 एक्सपोनेंट 23 होता है। 1 मोल में वॉल्यूम कितना होता है? सर 1 मोल में वॉल्यूम होता है हमारे पास 22.4 डीएम क्यूब। एसटीपी पे कंडीशन याद है ना आप लोगों को कि 1 मोल में कितना होता है? 22.4 डीएम क्यूब। अब इस सवाल का जवाब क्या बनने वाला? सी क्यों? देखो इसको समझो, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है और आपको उसने वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? आपको उसने वॉल्यूम दिया हुआ है 1 डीएम क्यूब। ठीक है बेटा? तो आप यहां पर लिखोगे कि 1 मोल में आपके पास वॉल्यूम होता है 22.4 डीएम क्यूब। ठीक है? और इस 22.4 डीएम क्यूब में आपके पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं वो कितने आते हैं? सर वो आते हैं हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23। ऐसे ही है बेटा। ये सब तो 1 मोल के लिए आपने कर लिया। जब आपसे वो 1 डीएम क्यूब का पूछेगा तो ये जो 22.4 है ये यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है? वाटर की जगह बेटा कोई भी कह सकता था वो। ठीक है? ये बात समझ में आई? नहीं, वाटर के लिए 18 नहीं ले रहे बेटा हम यहां पर। ठीक है? नेक्स्ट पर आते हैं। ये मेरा ख्याल क्लियर होता जा रहा है सब लोगों को। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं मैं। मां बेटा कोई सवाल आपने पूछना है तो टेक्स्ट पर पूछिए, आपने हाथ शायद उठाया हुआ है। अगर यहाँ 2 होता बेटा, देखो एमसीक्यूज में चेक करना है ना कि आप लोगों को एप्टीट्यूड का रिलेशन कैसे बनाना है। दैट इज वाई 2 नहीं दिया हुआ आपको, 1 डीएम क्यूब यहां पर दिया हुआ। बेटा इसको रिपीट हम कर रहे हैं यहां पर कि हमारे पास 1 मोल में 22.4 डीएम क्यूब होता है।
आपको 1 डीएम क्यूब के लिए मालूम करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट एससीपी। एससीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब कहता है इनमें से किस में हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। मैं आपको तरीका बता रहा हूं और आंसर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग मुझे भी जवाब दोगे कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। तरीका ये है कि इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का ताल्लुक मोल के साथ है, जितना सेम मोल आ रहा होगा बेटा उतना ही हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ रहे होंगे। तो आइए जरा इसको चेक कर लेते हैं। 11.2 dm cube of oxygen and 32 gram of oxygen, 44 gram of carbon dioxide and 11.2 dm cube of carbon monoxide, 28 gram of nitrogen and 5.6 dm cube of oxygen। अब जरा चेक करके बताएं कि इनमें से किसमें हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम आएंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। ये 11.2 हाफ मोल के बारे में बता रहा है, क्योंकि 11.2 का मतलब हो जाएगा हाफ मोल है, 22.4 डीएम क्यूब होता है ना 1 मोल में, तो ये हाफ हो जाएगा। ये 32 ग्राम ऑक्सीजन 1 मोल की बात कर रहा है, तो ये तो सेम नहीं हो सकते। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 1 मोल की बात कर रहा है, और 11.2 मतलब हाफ मोल की बात कर रहा है। अब 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 1 मोल की बात कर रहा है, और 5.6 जीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन 0.25 मोल की बात कर रहा है। तो इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, जब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम आएंगे। सो दैट इज व्हाई ए इज द करेक्ट आंसर। मैं सिर्फ आंसर नहीं बता रहा, मैं आपको लॉजिक इसलिए बता रहा हूं कि हमें फाइनल में सिर्फ आंसर तो नहीं लिखना होता, हमें तो लॉजिक के साथ उसको एक्सप्लेन करना होता है, तो आपको उसकी लॉजिक भी मालूम होनी चाहिए। ये क्लियर हुआ आप सब लोगों को? निम्रा, हमने सबको चेक किया, ये आपके पास हाफ मोल आ रहा था, ये 1 मोल आ रहा है, ये 1 मोल है, ये हाफ मोल है, ये 1 मोल है, ये 0.25 मोल है। इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, जब वॉल्यूम सेम होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में हमारे पास सेम अप्लाई होंगे, इसीलिए हमने कहा कि ये हमारे पास सही जवाब है। ठीक है बेटा, ये वाली बात समझ में आ गई सबको? अब 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मरियम कार्बन डाइऑक्साइड का जब मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं ना वो भी 44 आता है, तो चैप्टर 1 की बात हम रिकॉल करेंगे तो वो भी 1 आ जाएगा उस तरह। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं बेटा। बेटा मरियम, ये तो अभी मैं बार बार यही तो बता रहा हूं कि पता कैसे करना है मोल कितने। पुरानी क्लासेस आप लोग अगर रिवाइज कर रहे हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस इज डबल्ड एंड द प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, वॉल्यूम के साथ क्या होगा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल किया है तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, और अगर प्रेशर हाफ किया है तो वॉल्यूम क्या होगा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। फिर V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। जब आपने वॉल्यूम को डबल किया तो जब आपने टेम्परेचर को डबल किया तो वॉल्यूम डबल हो गया, 2 हो गया। जब आपने इसको हाफ किया तो वॉल्यूम 4 हो जाएगा। सो B इज द राइट आंसर, इंक्रीज 4 टाइम्स। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। How should the condition be changed to prevent the volume of a given gas from expanding when its mass is increased? जी, उसी वॉल्यूम के साथ बेटा मरियम डिक्रीज किया गया। कहता है कि ऐसा क्या किया जाए कि हम वॉल्यूम चेंज होने से रोक दें
जबकि गैस का मास बढ़ रहा है। टेम्परेचर इज लोवर्ड एंड प्रेशर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर इज इंक्रीज एंड प्रेशर इज लोवर्ड, टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर लोवर्ड, टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर इंक्रीज। ये दोनों ऑप्शन तो कैंसल आउट हो गए। कैंसल आउट होने की वजह, चूंकि एक इनवर्स है और एक डायरेक्ट है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब हमें यहां पर खेलना होगा कौन बनेगा करोड़पति की तरह। 50% डाउन हो गया ना, क्या क्या बचा? टेम्परेचर अगर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम और कम हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। टेम्परेचर इंक्रीज, अगर टेम्परेचर आपने बढ़ाया, टेम्परेचर आपने कम किया तो वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर आपने कम किया तो वॉल्यूम बढ़ गया। सपोज कीजिए कि आपके पास वॉल्यूम 2 था, टेम्परेचर आपने कम किया तो वॉल्यूम 1 हो गया, और प्रेशर आपने अगर कम किया तो वॉल्यूम बढ़ के दोबारा 2 हो गया। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारे पास टेम्परेचर कम करें और प्रेशर को बढ़ाएं तो वॉल्यूम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बी क्यों सही जवाब नहीं है? चूंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम करोगे वॉल्यूम फिर बढ़ जाएगा, तो हम तो वॉल्यूम को बढ़ाने से रुकना चाह रहे हैं वहां पर। ठीक है, ये समझ में आया? मरियम, बॉयल्स लॉ पढ़ा है बेटा आपने? बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट लिखो जरा चैट पर। क्या कहता है बॉयल्स लॉ? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ठीक है, एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है बेटा, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम होगा। तो ऐसा करने से वॉल्यूम पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, एक दफा बढ़ा एक दफा कम हुआ तो वह एग्जैक्ट वैल्यू पर आ गया। बाकी ऑप्शंस में अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अगर प्रेशर कम किया तब भी वॉल्यूम बढ़ेगा, तो दो दफा जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो कांस्टेंट तो नहीं रहेगा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? अब समझ में आ गया बेटा मरियम? देखो, इस तरह के मुश्किल मुश्किल सवाल पेपर में आते हैं जिनको हम कहते हैं कि फेडरल के क्वेश्चंस हैं। अब आपको वाकई मजा आ रहा है कि यार वाकई तो मुश्किल सवाल है। अच्छा भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द मोलर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मैक्सिमम एट, मोलर वॉल्यूम किस पे जाके मैक्सिमम होगा? एससीपी पर, 127 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटीएम पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 2 एटीएम पर, या 273 सेंटीग्रेड 2 एटीएम पर? एससीपी, एससीपी में क्या होता है सर? हमारे पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 1 एटीएम होता है, सही है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहां पर प्रेशर नहीं बढ़ रहा, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है प्रेशर भी बढ़ रहा है सर, इसका ताल्लुक मोल पर आएगा ना। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये समझ में आया क्यों ऐसे हुआ भाई? जितना ज्यादा टेम्परेचर जितना ज्यादा प्रेशर तो उतने मोल्स भी बढ़ते जाएंगे उसके। 1 एटीएम पर 273 केल्विन पर आंसर आता था 1 मोल का, तो जब टेम्परेचर बढ़ा प्रेशर बढ़ा तो मोल भी बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अगला सवाल, द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस NH3 SO2 Cl2 CO2 इज। ये बताओ कि जो सिंबल बना हुआ ये ग्रेटर देन का या लेस देन का? हमें वॉल्यूम की बात नहीं करनी बेटा। 1 एटीएम प्रेशर है बेटा हमारे पास, मैं पुराना सवाल क्लियर कर रहा हूं बच्चों को। 1 एटीएम प्रेशर है हमारे पास तो 1 मोल है। जब भी वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं तो हमारे पास मोल की वैल्यू भी बेटा इंक्रीज होगी। अच्छा, ये जो सिंबल है ना, मजे की बात ये है कि ग्रेटर देन का भी है लेस देन का भी है, दोनों का सिंबल है। आइए इसको आसान करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखो, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है ना वो ग्रेटर, और जिसकी तरफ मुंह बंद है वो
स्मॉलर। इससे आप पहचानोगे कि ये साइन ग्रेटर देन का है या स्मॉलर देन का है। फिर रिपीट करता हूं, क्या साइन है बेटा? जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है वो ग्रेटर, और जिसकी तरफ मुंह बंद है वो स्मॉलर। मतलब ए और बी में कौन बड़ा है कौन छोटा है? ए और बी में कौन बड़ा है बेटा? बी बड़ा है और ए छोटा है। ठीक है, तो हम ये इस तरह पढ़ते हैं कि NH3 ज्यादा है, फिर उसके बाद SO2, फिर Cl2, फिर उसके बाद CO2। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, अच्छा रेट ऑफ डिफ्यूजन का ताल्लुक किसके साथ है? सर मास के साथ है। अच्छा बेटा, आपने पुरानी रिकॉर्डिंग्स देख ली सारी? मेरे ख्याल आज पहली आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो पिछले से रिवाइज होकर यहां पर आ रहे हैं। आप उन वीडियोस को देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मास के साथ है, सबका मास निकाल लेते हैं। NH3 का मास कितना आएगा? 14। SO2 का मास कितना आएगा? 64। Cl2 का मास कितना आएगा? 71। और CO2 का मास कितना आएगा? 44। ठीक है बेटा, तो अब द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, सबसे तेज वो गैस भागेगी जो सबसे हल्की होगी। सबसे तेज कौन सी गैस भागेगी? जो सबसे हल्की होगी। तो जो हल्की गैस है उसका पहले होना जरूरी है, और सबसे आहिस्ता वो भागेगी जो भारी होगी। तो सबसे भारी वाली का आखिर में होना जरूरी है। तो सर सबसे भारी वाली क्लोरीन थी और सबसे हल्की वाली नाइट्रो अमोनिया थी। तो 14, 44, 64, 71। करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी इज द करेक्ट आंसर। ये समझ में आया? ऐसे सवाल आने पेपर में, और उस दिन भी इंशाल्लाह आपको मेरे ये अल्फाज याद आ रहे होंगे, आपका सवाल सही हो जाएगा और आप इंशाल्लाह जरूर डॉक्टर और इंजीनियर का टेस्ट पास कर लोगे। इक्वल मासेस ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स इन एम्प्टी कंटेनर, दोनों का मास सेम है। द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन इज, मीथेन और ऑक्सीजन एम्प्टी कंटेनर में इक्वल मासेस उनके रख दिए गए, उनका फ्रैक्शन प्रेशर का कितना होगा? मीथेन मतलब 16 और ऑक्सीजन मतलब 32। ठीक है, ऐसा ही होगा बेटा। उनके प्रेशर का एक्सर्टेंस कितनी होगी? 1/3, 8/9, 1/9, 16/17। दोनों के मासेस सेम थे। एम्प्टी कंटेनर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा। ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का सवाल है। अभी इस सवाल को हम इसलिए सॉल्व नहीं करते क्योंकि हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा नहीं है। तो जब हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ेंगे और दोबारा से हम इन सवालों पर आएंगे तो तब इंशाल्लाह हम इसको समझेंगे। अभी इतना याद रख लें आप लोग, इस वक्त तक इतना याद रखना जरूरी है कि जो टोटल सम ऑफ द प्रेशर होता है वो हमारे पास आता है, इक्वल आता है इनके फ्रैक्शंस के। ठीक है, तो मीथेन आपके पास CH4 है, मास 16 रखती है, ऑक्सीजन आपके पास 32 है। इतना हम अभी सिर्फ याद रख लेते हैं। इसमें जब हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ेंगे तो इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। अब ये सवाल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सवाल बहुत मर्तबा पेपर में मैंने खुद पास पेपर्स में देखा। गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट हाई प्रेशर, which of the following is correct for non-ideality? At high pressure, gas molecule move in one direction. At high pressure, the collision between gas molecule increase. At high pressure, the volume of gas become insignificant. At high pressure, the intermolecular attraction becomes significant. हाई प्रेशर पर क्या होता है? रॉन्ग आंसर्स दे रहे हैं। क्या गैस मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे हाई प्रेशर पर? नहीं सर। क्या कोलिजन बढ़ेगी हाई प्रेशर पर अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो? सर जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, जब वॉल्यूम कम होगा तो मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक आएंगे, जब मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक आएंगे तो क्या होगा? सर जब मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक आएंगे तो हमारे पास कोलिजन बढ़ेगी।
लॉजिक समझ में आई या फिर रिपीट करूं? सही है, फिर रिपीट करता हूं। जब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा? मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक आएंगे। जब मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक आएंगे तो क्या होगा? उनकी कोलिजन बढ़ेगी या कम होगी? टकराएंगे या नहीं टकराएंगे? सर ज्यादा से ज्यादा टकराएंगे एक दूसरे से। जब ज्यादा से ज्यादा टकराएंगे तो हम कहेंगे कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही बन रहा है। अब समझ में आया? अब सवाल है द टेम्परेचर ऑफ गैस। अब देखो कितना घुमाकर सवाल पूछा। आई जस्ट लव दीज क्वेश्चंस, और ऐसे ही सवाल आते हैं पेपर में। इतना घुमाकर पूछ लिया सवाल को कि सर डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज मैक्सिमम एट, ऊपर कहता है हाई प्रेशर ना, तो नीचे आपको सिर्फ इतना ढूंढना है कि इन सब में हाई प्रेशर किसमें। तो 5 atm हाई है, 2 atm हाई है, कौन हाई है भाई? ए। सो मेरे बच्चे जो कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएंगे वो डायरेक्ट आंसर की तरफ जाएंगे। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और लास्ट वाला भी वंडरवॉल पर है। अभी हमने रियल गैस पर भी बात नहीं की। तो ये दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम अभी सॉल्व नहीं कर रहे। बाकी जितने भी क्वेश्चंस थे उनको हमने कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व कर लिया। यहां तक समझ में आया? अब आइए होमवर्क लीजिए। अच्छा, एक होमवर्क वो है जो चल रहा है डेली, आप लोग जो मुझे भेज रहे हैं। एक और एडिशनल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्ट्रिक्ट होने जा रहा हूँ होमवर्क्स पर आप लोगों को, लेकिन ये सब मैं आप लोगों की बेहतरी के लिए कर रहा हूँ कि होमवर्क्स आप जो मुझे भेज रहे हैं वो मैं चेक करके आपको वापस कर रहा हूँ। कुछ बच्चों को मैंने ये भी बताया है कि उन्होंने गलतियां की हैं, जिनके बिल्कुल सही है उनको मैंने गुड और एक्सीलेंट के कमेंट्स दिए हैं। और जो बच्चे नहीं जमा करा रहे हैं होमवर्क्स, मैं उनको अब ग्रुप से रिमूव भी करना स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ उन बच्चों को पढ़ाना चाह रहा हूँ जो बच्चे सीरियस होंगे। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। तो 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ज्यादा नहीं है। ये 5 फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करनी है आपको। अभी इसके बाद आपकी जूम पर एक और क्लास होने जा रही है ना, सेकेंडरी के जो हम न्यूमेरिकल्स करते हैं वो भी क्लास होगी आपकी। उसके बाद आपने होमवर्क करने बैठना है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। तो अब 5 मिनट बाद 10:05 10:06 तक आप लोग नेक्स्ट क्लास की ज्वाइन कर लेना। मनाल बेटा ये ब्लैंक्स भी मैं समझाऊंगा। अभी आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप एक दफा ट्राई करो। जैसे आज ही एमसीक्यू समझाए, ऐसे ब्लैंक्स भी आपको समझाऊंगा मैं। लाए भाई, ये होमवर्क है जो फिल द ब्लैंक आपको नजर आ रही है बेटा। तो ये आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे तो मैं आप लोगों को उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, सो आफ्टर 5 to 6 मिनट्स हम दोबारा क्लास ज्वाइन करेंगे अपनी फिजिक्स एंड न्यूमेरिकल्स की। अपना ख्याल रखना बच्चों, आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।